नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अहम है और थोड़ा पेचीदा भी। बिल्कुल। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। हाँ, और हम इसे समझने के लिए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के कुछ अंशों का सहारा लेंगे। जी। कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका असर क्या रहा। और हाँ, वो जो अचानक आंदोलन वापस ले लिया गया, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, ताकि हर पहलू अच्छे से समझ आ जाए। और शुरुआत एक बहुत ही अनोखी बात से करते हैं। किस बात से? कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाले आंदोलन, एक खिलाफत जो धार्मिक मुद्दा था और दूसरा असहयोग एक राजनीतिक रणनीति, ये एक साथ कैसे आ गए। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। और इसमें गांधी जी की भूमिका क्या थी, चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। जरूर। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये आंदोलन एकदम से कहीं से नहीं टपके थे। हाँ, पृष्ठभूमि तो होगी ही। बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल रही थी, भारत में भी हालात बदल रहे थे, और खास तौर पे ये जो खिलाफत का मुद्दा था, हाँ, ये भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ कोई बाहरी घटना नहीं थी। उनके लिए ये उनकी धार्मिक पहचान, उनके सम्मान से जुड़ा एक गहरा जज्बाती सवाल बन गया था। अच्छा। हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया। अब जो जीतने वाले देश थे, खासकर ब्रिटेन, वो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के साथ काफी सख्ती बरत रहे थे। और तुर्की के सुल्तान सिर्फ शासक नहीं थे, वो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के लिए खलीफा थे, मतलब इस्लाम के सबसे बड़े नेता। हाँ, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के। बिल्कुल। तो जब ये खबरें आईं कि भाई खलीफा की ताकतें छीनी जा सकती हैं, ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ा जा सकता है, तो भारत के मुसलमानों में बहुत गुस्सा और चिंता फैल गई। स्वाभाविक है। उन्हें लगा कि ये उनके धर्म का, उनके सबसे बड़े नेता का अपमान है। बस इसी भावना ने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया। उनका मकसद था खलीफा की इज्जत और तुर्की को बचाना। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मसले ने भारत के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मुद्दा जो ज्यादातर धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय था, वो भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम यानी असहयोग आंदोलन से जुड़ा कैसे? ये संगम हुआ कैसे? ये खिलाफत असहयोग का मिला-जुला कार्यक्रम बना कैसे? ये तो बिल्कुल अलग तरह की चिंताएं लगती हैं। हाँ, ऊपर से देखने में तो लगती हैं, लेकिन गांधी जी ने इसमें एक बहुत बड़ा अवसर देखा। अच्छा, किस तरह का अवसर? वो समझ रहे थे कि भारत की आजादी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है हिंदू मुस्लिम एकता, अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत एकजुट मोर्चा। हाँ, ये तो वो हमेशा कहते थे। ने कहा, कांग्रेस थोड़ी हिचक रही थी। हाँ, कुछ नेता शायद सोच रहे होंगे कि एक धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से क्यों जोड़ना। सही, लेकिन गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा था और उनका तर्क भी मजबूत था। उन्होंने कांग्रेस को समझाया कि ये सिर्फ मुसलमानों के जायज गुस्से का साथ देना नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों पर दबाव बनाने का एक जबरदस्त तरीका भी है। तो धीरे धीरे कांग्रेस का मन बदला। गांधी जी ने असहयोग की पूरी योजना पेश की, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी ज्यादतियों जैसे जलियांवाला बाग या रॉलेट एक्ट का विरोध नहीं था, बल्कि खिलाफत की मांगों को भी अहमियत दी गई। तो वो कौन सा पल था जब कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से अपना लिया? और क्या इससे कांग्रेस के अपने मकसद में भी कोई बदलाव आया? वो पल आया दिसंबर 1920 में। नागपुर में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन था। बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन था वो। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहां न सिर्फ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ, बल्कि कांग्रेस ने अपने मूल लक्ष्य में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया। क्या बदलाव? पहले कांग्रेस का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन पाना, सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन नागपुर में ऐसे बदलकर शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज पाना कर दिया गया। स्वराज, ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। बिल्कुल। स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, इसमें आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, अपनी किस्मत खुद लिखने की भावना जुड़ी थी। ये सिर्फ शब्द बदलना नहीं था, ये अंग्रेजी ढांचे से पूरी तरह आजादी की तरफ एक मनोवैज्ञानिक कदम था। यानी अब सिर्फ रियायतें नहीं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव की मांग। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आंदोलन अब एक नए स्तर पर पहुंच गया था। और इस बदले हुए लक्ष्य और मिले-जुले कार्यक्रम पर मुस्लिम लीग का क्या कहना था? क्या वो भी साथ थे? हाँ, ये इस दौर की एक और खास बात थी। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के इस असहयोग कार्यक्रम का पूरा समर्थन किया। अच्छा। कई बड़े खिलाफत नेता जैसे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्हें अली बंधु कहते हैं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सब कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। वाह,
ये तो सच में हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा उदाहरण रहा होगा। अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और इसी एकता ने आंदोलन को जबरदस्त ताकत दी और अंग्रेज सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब वो ये नहीं कह सकते थे कि ये सिर्फ हिंदुओं का आंदोलन है या सिर्फ मुसलमानों का। सही बात है, ये एक मिला जुला राष्ट्रीय मोर्चा था। बिल्कुल। तो चलिए अब जरा जमीन पर आते हैं। ये जो मिला जुला इतना शक्तिशाली आंदोलन था, ये असल में दिखता कैसा था? जब हम कहते हैं असहयोग या बहिष्कार, तो इसका मतलब क्या था? आम लोगों ने कैसे हिस्सा लिया? वो कौन सी तरकीबें थीं जिन्होंने इसे इतना असरदार बनाया? देखिए, रणनीति काफी सोची समझी और कई परतों वाली थी। असहयोग का सीधा मतलब था अंग्रेजी सरकार जो संस्थाएं चला रही हैं, जो व्यवस्था चला रही है, उससे अपना हाथ खींच लेना। ठीक है। इसमें कई चीजें थीं। सबसे पहले सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। हजारों छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। वकीलों से कहा गया कि अंग्रेजी अदालतों में न जाएं, और कई बड़े बड़े वकीलों ने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी। ये तो बड़ा कदम था। हाँ, लोगों से कहा गया कि सरकारी उपाधियां, तमगे लौटा दें, म्युनिसिपैलिटी या सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दें। और विदेशी चीजों का बहिष्कार वो भी था। वो तो बहुत जोरों पर था, खासकर ब्रिटेन में बने कपड़ों का बहिष्कार। ये एक बहुत ताकतवर हथियार बना। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। हाँ, सुना है मैंने। ये सिर्फ आर्थिक चोट नहीं थी, यह अंग्रेजी सत्ता को सीधे सीधे नकारना था। शराब की दुकानों पर धरना देना भी कार्यक्रम का हिस्सा था, क्योंकि शराब को एक सामाजिक बुराई भी मानते थे और वो सरकार की कमाई का जरिया भी था। तो ये सिर्फ चीजें छोड़ने या ना कहने की बात नहीं थी, कुछ बनाने की, कुछ सकारात्मक करने की भी कोशिश थी। विकल्प क्या थे? बिल्कुल सही, ये सिर्फ नकारना नहीं था, बहिष्कार के साथ साथ एक रचनात्मक कार्यक्रम भी था। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके लिए वैकल्पिक भारतीय स्कूल कॉलेज खोले गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब उसी दौर में बने या मजबूत हुए। जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हो। बिल्कुल। झगड़े सुलझाने के लिए सरकारी अदालतों के बजाय राष्ट्रीय पंचायतें बनाने को बढ़ावा दिया गया। और सबसे जरूरी, स्वदेशी का प्रचार। खादी और चरखा। हाँ, हाथ से काते और बुने कपड़े यानी खादी का इस्तेमाल तो आंदोलन का प्रतीक बन गया। चरखा चलाना और खादी पहनना देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की निशानी बन गया। गांधी जी ने इसे आजादी का लिबास कहा था शायद। हाँ, गरीबों की वर्दी और आजादी का लिबास। ये सिर्फ अंग्रेजी मिलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ये भारत के गांवों की अर्थव्यवस्था को जिंदा कर रहा था, लोगों में स्वावलंबन जगा रहा था। और क्या कोई अगला कदम भी सोचा गया था? मतलब अगर सरकार सख्ती करती तो? हाँ, प्लान में वो भी था। अगर सरकार बातचीत के बजाय दमन का रास्ता अपनाती तो आंदोलन को अगले और ज्यादा तेज चरण में ले जाने की तैयारी थी। वो क्या था? वो था सविनय अवज्ञा। सिविल डिसोबीडियंस। हाँ, यानी कानून तोड़ना। हाँ। जानबूझकर शांति से अन्याय भरे कानूनों को तोड़ना और टैक्स न देना। नो टैक्स कैंपेन। अच्छा। फरवरी 1922 की शुरुआत में गांधी जी ने वॉइसराय को अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं करती, प्रेस पर से पाबंदी नहीं हटाती, तो वो बारदोली से बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। तो मतलब धीरे धीरे आंदोलन को तेज करने की योजना थी। जी, असहयोग से शुरू होकर सविनय अवज्ञा तक। ये सब सुनने में तो बहुत बड़ा और व्यवस्थित लगता है। ये आंदोलन फैला कितना था असल में? क्या ये सिर्फ शहरों में था या गांव देहात तक भी गया? लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या सब लोग इसमें शामिल हुए? हाँ, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि ये बहुत ज्यादा फैला और इसमें आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि हमारे स्रोत में इसके फैलाव या लोगों की प्रतिक्रिया पर बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं हैं, लेकिन ये साफ है कि ये भारत का पहला सही मायने में पूरे देश का जन आंदोलन था। ये सिर्फ बड़े शहरों या पढ़े लिखे मध्य वर्ग तक ही नहीं रहा, तो गांव तक भी पहुंचा। दूर दराज के कस्बों और गांवों तक। छात्र वकील तो थे ही, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार कम किया, किसानों ने कई जगह लगान देने से मना कर दिया। अच्छा, किसानों ने भी? हाँ, हालांकि ये कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम में नहीं था, पर जमीनी हकीकत यही थी। मजदूरों ने भी हड़तालें की और सबसे बड़ी बात, महिलाओं ने जबरदस्त हिस्सा लिया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने पर्दा छोड़कर जुलूसों में हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए, स्वदेशी का प्रचार किया। ये सच में भारत के अलग अलग वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अमीर, गरीब, शहर, गांव, मर्द, औरत, सबका एक अद्भुत संगम था। सब एक लक्ष्य के लिए एकजुट। हाँ,
स्वराज के लिए। लोगों में गजब का जोश था। अंग्रेजी राज का डर काफी हद तक निकल गया था। इतने बड़े पैमाने पे फैले आंदोलन को देख के ये सोचना मुश्किल है कि अंग्रेज सरकार चुपचाप देखती रही होगी। उनका क्या रवैया था? उन्होंने क्या किया? आप सही कह रही हैं, सरकार चुप नहीं बैठी। शुरू में शायद उन्होंने इसे थोड़ा हल्के में लिया, पर जैसे जैसे इसका असर बढ़ा, उनका रवैया भी सख्त होता गया। दमन तो किया ही होगा। हाँ, हमारे स्रोत यहाँ बहुत विस्तार में नहीं जाते, पर जो आम तरीका होता है वही हुआ। सरकार ने दोहरी चाल चली। एक तरफ कुछ नरम नेताओं को और कुछ वर्गों को आंदोलन से तोड़ने के लिए रियायतें दी, जैसे 1919 के सुधार लागू करना। और दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए दमन, सभाओं जुलूसों पर रोक लगा दी गई। हजारों वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों को? हाँ, दिसंबर 1921 आते आते गांधी जी और कुछ बड़े नेताओं को छोड़कर लगभग सभी अहम कांग्रेसी और खिलाफत नेता जेल में थे। बाप रे। कांग्रेस और खिलाफत की स्वयंसेवक दलों को गैर कानूनी बना दिया। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी। लाठीचार्ज, कभी कभी गोलीबारी भी हुई। लेकिन शुरू में सरकारी दमन लोगों का जोश दबा नहीं पाया, बल्कि कई बार उससे गुस्सा और भड़का। दमन के बाद भी आंदोलन चलता रहा, लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसकी हम बात कर रहे थे, 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा। ये क्या हुआ था वहां और इसका इतना बुरा असर क्यों पड़ा? चौरी चौरा उस वक्त संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा था। बस वही जगह पूरे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बन गई। हुआ ये कि वहां कुछ स्थानीय वॉलंटियर महंगाई और शराब की बिक्री के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कुछ नेताओं को पीटा। अच्छा। इससे भीड़ भड़क गई। पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए। इसके जवाब में गुस्साई भीड़ में आपा खो दिया और पुलिस थाने पर हमला कर दिया। ओहो। उन्होंने थाने में आग लगा दी। अंदर करीब 22 पुलिस वाले फंस गए थे, वो सब मारे गए। ये हिंसा की एक बहुत भयानक घटना थी। और सिर्फ इस एक घटना की वजह से, हालांकि ये भयानक थी, गांधी जी ने पूरे देश में चल रहे इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लिया। ये फैसला उस समय बहुतों को समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल। उनके सख्त कदम के पीछे क्या सोच थी? हाँ, ये फैसला बहुत ज्यादा विवादास्पद था। इसने कई लोगों को चौंका दिया, निराश कर दिया। लेकिन गांधी जी के लिए ये उनके मूल सिद्धांत का सवाल था, अहिंसा का। हाँ, उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, वो उनका अटूट विश्वास था, जीने का तरीका था। वो मानते थे कि स्वराज का लक्ष्य चाहे कितना भी पवित्र हो, उसे पाने के तरीके भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। हिंसा से मिली आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं होगी। चौरी चौरा ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा कि आंदोलन ने अपना अहिंसक रूप खो दिया है और लोग अभी बड़े पैमाने पर अनुशासन में रहकर बिना हिंसा के विरोध करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें डर था कि हिंसा और बढ़ेगी। हाँ, उन्हें डर था कि अगर आंदोलन हिंसक हुआ तो सरकार को बेरहमी से कुचलने का बहाना मिल जाएगा और बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। उन्होंने लिखा भी था, जैसा स्रोत में है, मैं आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के लिए हर अपमान, हर यातना, यहां तक कि मौत भी सह लूंगा। अच्छा। उनके लिए आंदोलन की नैतिकता सबसे ऊपर थी, भले ही राजनीतिक तौर पर यह कितना भी अलोकप्रिय लगे। इसीलिए 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को फौरन रोकने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया। गांधी जी का अहिंसा पर इतना जोर देना समझ आता है, लेकिन एक अकेली घटना के लिए पूरे आंदोलन को रोक देना, क्या ये कुछ ज्यादा सख्त कदम नहीं था? जैसा आपने कहा, यह फैसला विवादास्पद रहा। सब नेता और कार्यकर्ता तो सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल सहमत नहीं थे। हाँ। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई, तीखी आलोचना। कई नौजवान और गर्म विचारों वाले नेता समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय उभर रहे थे, उन्होंने इसे अपनी आत्मकथा में राष्ट्रीय आपदा कहा, नेशनल कैलामिटी। हाँ, उनका मानना था कि जब लोगों का जोश चरम पर था, आंदोलन कामयाबी के करीब लग रहा था, तब पीछे हटना बहुत बड़ी गलती थी। और जो नेता जेल में थे? स्रोत बताते हैं कि जेलों में बंद कई बड़े नेता भी इस फैसले से बहुत नाराज और मायूस थे। C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सब ने गांधी जी को चिट्ठियां लिखकर अपनी असहमति जताई। उनका क्या तर्क था? उन्हें लगा कि देश के एक कोने में हुई घटना के लिए पूरे देश को सजा देना ठीक नहीं है। उनका कहना था कि इतने बड़े जन आंदोलन में कहीं कहीं हिंसा हो जाना स्वाभाविक है, इसके लिए पूरे आंदोलन की बलि नहीं देनी चाहिए थी। ये तो हुई नेताओं की प्रतिक्रिया। क्या इस फैसले की कोई और तरह की व्याख्या भी की गई? स्रोत में एक मार्क्सवादी नजरिए का भी जिक्र है, वो क्या है?
हाँ, स्रोत में एक मार्क्सवादी व्याख्या भी है जो आंदोलन वापसी को अलग ढंग से देखती है। अच्छा। इस नजरिए के मुताबिक जो वर्ग संघर्ष और आर्थिक हितों पर जोर देता है, 1919 से 22 का दौर सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं था, बल्कि मजदूरों और किसानों में भी बहुत असंतोष था। वो खुद भी विरोध कर रहे थे। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व, जिसमें ज्यादातर मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी और कुछ अमीर लोग थे, वो इस उभरती हुई जन क्रांति से डर रहा था। डर रहा था? क्यों? उन्हें डर था कि कहीं ये आंदोलन उनके हाथ से निकल ना जाए, कहीं ये सचमुच की क्रांति न बन जाए जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ही बदल दे। तो इस नजरिए के अनुसार उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व इसलिए संभाला ताकि इस जन उभार को काबू में रखा जा सके। और जब काबू से बाहर जाने लगा? हाँ, जब चौरी चौरा जैसी घटनाओं से लगा कि जनता खुद पहल कर रही है, तो उन्होंने जानबूझकर आंदोलन वापस ले लिया। ये व्याख्या नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठाती है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक खास वैचारिक नजरिया है। तो इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी उम्मीदें, फिर अचानक वापसी, आलोचनाएं, इस सब के बाद हम इस पूरे खिलाफत असहयोग आंदोलन को कैसे देखें? इसकी क्या विरासत रही? ये सफल था या असफल? देखिए, मूल्यांकन तो मिला जुला ही होगा और ये जटिल भी है। अगर हम फौरी मकसदों को देखें तो शायद आंदोलन असफल रहा। कैसे? खिलाफत का मुद्दा तो खत्म ही हो गया जब तुर्की में ही कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा का पद खत्म कर दिया। पंजाब की ज्यादतियों का भी फौरन कोई हल नहीं निकला और स्वराज भी तुरंत नहीं मिला। और वो हिंदू मुस्लिम एकता? हाँ, वो भी स्थायी नहीं रही। आंदोलन वापसी से निराशा फैली और बाद के सालों में तनाव बढ़ा। ये सब नाकामी के पहलू हैं। लेकिन फिर कामयाबी क्या थी? लेकिन अगर हम इसके लंबे समय के असर को देखें तो ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर था। किस तरह से? सबसे पहले इसने राष्ट्रवाद को पहली बार सच में आम जनता तक पहुंचाया। आजादी की लड़ाई अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रही। किसान, मजदूर, छात्र, औरतें, व्यापारी, समाज का हर तबका इससे जुड़ा, राजनीतिक रूप से जागा। ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इसने लोगों के मन से अंग्रेजी राज का डर काफी हद तक निकाल दिया। जेल जाना, लाठी खाना, नौकरी छोड़ना, ये अब डर की नहीं, सम्मान की बात बन गई। लोगों में आत्मविश्वास आया। और कांग्रेस पर क्या असर हुआ? इसने कांग्रेस को सिर्फ अर्जियां देने वाली संस्था से बदलकर एक एक्टिव, लड़ने वाला जन संगठन बना दिया, जिसकी पहुंच गांवों तक हो गई। और भविष्य के लिए? बिल्कुल। असहयोग और बहिष्कार के जो तरीके इसमें इस्तेमाल हुए, वो आगे के आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन का आधार बने। तो भले ही फौरी लक्ष्य हासिल ना हुए हों, इसने जनता को आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया, संगठित किया, प्रेरित किया। ये इसका मूल्य योगदान है। स्रोत में डॉक्टर कोनार्ड एल्स्ट की एक आलोचना का भी जिक्र है, जो खास तौर पर खिलाफत आंदोलन के पहलू से जुड़ी है। उसे भी समझना जरूरी है। हाँ, ये एक अहम आलोचना है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम लंबे समय के असर की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो? जैसा स्रोत में है, डॉक्टर कॉनराड एल्स्ट जैसे कुछ विद्वान खिलाफत आंदोलन को सिर्फ पूरी तरह से पिछड़ा हुआ और प्रतिक्रियावादी मानते हैं, बल्कि उसे राष्ट्र विरोधी भी कहते हैं। राष्ट्र विरोधी? क्यों? उनका तर्क है कि खिलाफत का मुद्दा एक खालिस पैन इस्लामिक धार्मिक मुद्दा था, जिसका भारत के राष्ट्रीय हितों से सीधा लेना देना नहीं था। इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर गांधी जी और कांग्रेस ने, चाहे अनजाने में ही सही, धार्मिक पहचान को राजनीतिक गोलबंदी का आधार बनाने को बढ़ावा दिया। इसका क्या नतीजा हुआ उनके हिसाब से? एल्सिस्ट का मानना है कि इससे भारतीय मुसलमानों के एक हिस्से में ये भावना बनी कि उनके हित बहुसंख्यक समुदाय या सेक्युलर राष्ट्र के हितों से अलग हैं, और इसने भविष्य में सांप्रदायिक राजनीति और आखिर में बंटवारे के बीज बोने में मदद की। ये तो काफी गंभीर आरोप है। हाँ, ये गंभीर है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस वक्त की एकता की कीमत भविष्य में दरारें पैदा करना थी। पर हमें साफ करना चाहिए कि ये स्रोत में दिया गया एक खास विद्वान का मत है और इस पर इतिहासकारों में बहस है। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे खास हालात में खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक अनोखे गठबंधन के तौर पर उभरे, जिसने अंग्रेजी शासन को हिला दिया। बिल्कुल। हमने उनके तरीकों, बहिष्कार, स्वदेशी राष्ट्रीय संस्थाएं बनाना और उनकी जबरदस्त जन अपील पर बात की। हाँ, और फिर चौरी चौरा की घटना और गांधी जी का वो विवादास्पद फैसला। बिल्कुल, आंदोलन वापस लेने का फैसला और उसके पीछे के उनके तर्क को समझा। और हमने ये भी देखा कि इस वापसी और आंदोलन की पूरी विरासत पर कितने अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे के उलट नजरिए मौजूद हैं। नेताओं की निराशा से लेकर मार्क्सवादी व्याख्या और डॉक्टर एल्स्ट जैसी आलोचनाओं तक। हाँ,
और इस दौर को पढ़ना आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें जन आंदोलनों की ताकत और उनकी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और नेतृत्व के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं के बारे में भी। बिल्कुल, धर्म और राजनीति का वो नाजुक रिश्ता और एक इतने विविध समाज में राष्ट्रीय एकता बनाने और बनाए रखने की मुश्किलें। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या कि हम अतीत की इन घटनाओं से, उनकी कामयाबियों, नाकामियों, उनके अनचाहे नतीजों से आज के भारत और दुनिया के लिए क्या सबक ले सकते हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। कैसे अलग-अलग समुदायों की पहचान और उनकी उम्मीदों को एक बड़े समावेशी राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। ये हमारी आज की चर्चा और स्रोत पर आधारित है, पर इसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है। पूछिए। आंदोलन वापसी पर इतने अलग-अलग मत हैं, तो जरा सोचिए, अगर 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन वापस न लिया होता, तो क्या होता? क्या आंदोलन और हिंसक होकर कुचल दिया जाता, या क्या वो किसी तरह कामयाब होता? और अगर होता, तो वो कामयाबी कैसी होती? भारत की आज़ादी का रास्ता कैसे अलग हो सकता था? ये सोचने वाली बात है। या फिर डॉक्टर एल्स्ट की आलोचना को ध्यान में रखते हुए सोचें, जब फौरी राजनीतिक फायदे के लिए खास धार्मिक चिंताओं को बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा जाता है, तो क्या इसके अनजाने में और शायद नुकसानदेह लंबे समय के सामाजिक और राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं? गहरे सवाल हैं। इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।